बीच आई दीवार गिरा देंगे। बीजेपी की नैया पार करेगा संघ। बीते कुछ दिनों में यूपी बीजेपी में जोरदार हलचल मची रही। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा। एक महीने के अंदर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष का 2 बार लखनऊ दौरा हुआ, जिसमें पार्टी में चल रहे मतभेदों पर मंथन हुआ। खबरें थी कि बीजेपी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। यूपी चुनाव के लिए चेहरा तय होने वाला है, जिसको लेकर पार्टी के ही नेताओं के अलग अलग बयान आते रहे। चुनाव परिणाम के बाद योगी जी रहेंगे या कोई और नया चेहरा होगा, ये केंद्र सरकार तय करेगा। उसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। विपक्ष के निर्णय करेगा, बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। विपक्ष का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा संगठनात्मक विषय है वह संगठन को करने दीजिए, वो मीडिया का विषय ही नहीं है। हमारी पार्टी लगातार काम करती है, और अगर विपक्ष वाले काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे ट्विटर छाप राजनीति करते हैं, तो वह समझते हैं कि भाजपा भी वैसा करे, तो हमारे वो आदर्श नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगी, भाजपा के लिए काम करेगी, जिससे हम 2022 में 2017 फिर से दोहराएं, 2024 में फिर 2014 और 19 की तरह ऐतिहासिक विजय प्राप्त करें। लेकिन आखिरकार BL संतोष की संघ पदाधिकारियों और योगी सरकार के मंत्रियों संग बैठक के बाद ये साफ हो गया कि चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। सियासी सरगर्मी तब और तेज हो गई जब सीएम योगी डिप्टी सीएम के घर लंच पर पहुंच गए, जिसके बाद रिश्तों पर जमी बर्फ पूरी तरह पिघल गई। रिश्तों की मिठास और बढ़ गई। केशव ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो योगी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहे। सब लोग चुनाव की तैयारी में लगे थे, लगे हैं और लगे रहेंगे। न पहले कुछ गड़बड़ था, न कुछ अभी गड़बड़ है, न कभी भविष्य में गड़बड़ होगा। या मीडिया, सोशल मीडिया और विपक्ष के द्वारा कुछ भी कर दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली, जिसमें संघ के बड़े नेता भी मौजूद रहे। जो बीते 5 सालों में कभी नहीं हुआ, वो चुनाव से पहले हो गया। ये पूरा घटनाक्रम संघ की पटकथा का हिस्सा है। बीजेपी के चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इसकी पटकथा संघ लिख रहा है। तभी तो बीते 5 सालों में नहीं हुआ, वो चुनाव से चंद पहले योगी और केशव की मुलाकात के बाद सामने आया। बैठक में ये भी साफ कर दिया गया कि बंगाल की गलतियों को यूपी में ना दोहराया जाए और बूथ मैनेजमेंट का पाठ भी पढ़ा दिया गया। जिसके बाद साफ हो गया कि 2022 का चुनाव बीजेपी संघ के कंधों के सहारे ही लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए उनके अपने सहयोगी दलों के साथ उनके कार्यकर्ता और नेता ही राहों में कांटे बिछा रहे हैं और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। – 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए उनके अपने सहयोगी दलों के साथ अब उनके कार्यकर्ता और नेता ही राहों में कांटे बिछा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी में मीटिंगों का दौर चलता आ रहा है। पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मन की कड़वाहट को दूर करने का प्रयास किया और डिनर डिप्लोमेसी के तहत उनके घर पर लंच भी किया था। वहीं अब केंद्रीय नेतृत्व ने भी साफ कर दिया है कि संगठन के कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों को एकजुट रखा जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी के अंदर की कलह सामने आने पर विपक्षी दलों को मौका मिल गया है और वो बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। डूबता हुआ सूरज है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। 4.5 साल में आप अपनों को सम्मान नहीं दे पाए। आपके विधायक आपके खिलाफ बोलते रहे, सांसद आपके खिलाफ बोलते रहे, मंत्रियों की जो पिछड़े समाज और दलित समाज के हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता रो रही है और उसने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया 2022 में करना है। समाज को तो अब जवाब देने का समय आया है। जिस विश्वास के साथ धोखा किया है मुख्यमंत्री ने, भाजपा ने, चेहरा उजागर हुआ है, वो समाज इनसे सवाल करेगा और 2022 में इनके पतन का कारण बनेगा।
एक तरफ विपक्ष है जो बीजेपी की कलह का फायदा उठाना चाहता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता अंदर की कलह को सिर्फ विपक्ष की कल्पना बता रहे हैं। उनकी माने तो बीजेपी पार्टी में सब कुछ ठीक है और कोई भी किसी से खफा नहीं है। परिवार की पार्टी है, विचार की पार्टी है, लेकिन ये खाली एक परिवार कि यादव परिवार, गांधी परिवार, इस तरह के परिवार की पार्टी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता विचार के लिए काम करते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं, और उन्हीं के ईमानदारी की वजह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सत्ता में है और प्रदेश में भी सत्ता में। और आगामी 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का पूरा तन मन धन लगेगा और जनता के आशीर्वाद से फिर हम 300 प्लस सीटों के साथ बहुमत में आएंगे। बीजेपी की अंदरूनी कलह कितने हद तक खत्म हो गई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गाहे बगाहे साथियों और पार्टी नेताओं के बयानों से ही विपक्ष को मौका मिलता रहा है। लेकिन अब 2022 विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि आगे ऐसे विवाद फिर से सामने आए। 22 की को अगर फतेह करना है तो कार्यकर्ता जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक इस फतेह कर पाना मुश्किल होगा। तो अब ये दौर शुरू हो चुका है। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उनके विधायक मंत्रियों की नहीं सुनी जाती, जो अनुसूचित जाति के मंत्री हैं उनकी डीएमएसपी नहीं सुनते। तो ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी इस बीच अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कौन सा पैसा इस्तेमाल करती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। और कैसे अखिलेश खुद संगठन के नेताओं से मिलकर के तैयारी कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कमर कस चुके हैं और संगठन से लेकर नेताओं तक के पेच कसने में जुट गए हैं। इसी क्रम में वो लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। साथ ही पंचायत चुनावों के तहत 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव और उनके उम्मीदवारों की जीत को लेकर भी समाजवादी पार्टी में बैठक हुई। जो कार्यालय पे आज मीटिंग चल रही है वो पूर्वांचल के कुछ जिलों की चल रही है, क्योंकि 3 तारीख में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो उसी के दिशा निर्देश में ये मीटिंग चल रही है। और आज जो हमारी मुलाकात हुई वो पश्चिम में देखिए किसान आंदोलन बड़े लंबे से समय से चल रहा है और नौजवान बेरोजगार है, तो दोनों ही मुद्दों को लेकर हम पश्चिम में किसानों के बीच, नौजवानों के बीच गाँव-गाँव जाएंगे, ये हमें निर्देश दिया गया। पार्टी कार्यालय पर अखिलेश की मीटिंग, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग, जनता तक पहुंचाएंगे पार्टी की बात, जमीन पर कार्यकर्ता करेंगे काम। समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में मिली जीत को 2022 के विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहती है और इसी क्रम में लगातार संगठन के बूथ लेवल से जुड़े कार्यकर्ताओं से मीटिंग करके तैयारी को परखा जा रहा है और जो भी कमी रह जा रही है उन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 2022 चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं इस वक्त जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कल जिला अध्यक्षों की बैठक थी। आज जौनपुर जिले के तमाम जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके साथ अखिलेश यादव ने बैठक की है और जो आने वाला चुनाव उसको लेकर दिशा निर्देश दिया है, बूथ स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ज़मीनी तौर से जो आम जनता है उनसे जुड़ने को कहा गया है। अब देखना ये होगा 2022 चुनाव में सपा किस तरह से अपना परचम लहराती है। एक तरफ 2022 के चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता पक्ष पर अपनी पावर के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी सक्रिय है और अपने उम्मीदवार वो उतार रही है, लेकिन बीजेपी पर उसने बड़ा आरोप लगाया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रही है पंचायत चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए, जबकि जनता ने उन्हें पंचायत चुनाव में नकार दिया है। चाहे कि बीडीसी के हो चाहे जिला पंचायत में, उन्होंने जनता ने उनको नकारा है। लेकिन जिले के डीएम और एसपी लगातार एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिला पंचायत मेंबरों को धमकाया
धमकाया जा रहा है। उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी बना रहे हैं अपने, उनको धमकाया जा रहा है, उन्हें जो है कानूनन परेशान किया जा रहा है। तो ये लगातार ये आरोप सपा के लगते जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव में ज़्यादा सीटें जीतने के लिए सत्ता पक्ष जिला प्रशासन का और सरकार का दुरुपयोग कर रही है। अब देखना ये होगा कि परिणाम आने के बाद ज़्यादा सीटें किसकी पास जाती हैं, लेकिन सपा लगातार आरोप अन्याय का लगा रही है। पंचायत चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी ने पार्टियों और नेताओं का काम बढ़ा दिया है और जैसे जैसे समय गुजरता रहेगा ये मीटिंगें और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी बढ़ते जाएंगे। लखनऊ से संजय सिंह और कफील उर रहमान की रिपोर्ट, भारत समाचार। 25 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 तारीख को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपनी 2 दिनों की लखनऊ यात्रा पर निकलेंगे। भारतीय रेल के इतिहास में एक कड़ी और जुड़ने जा रही है। 15 साल बाद भारत के राष्ट्रपति ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं। इससे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 साल पहले दिल्ली से देहरादून की यात्रा ट्रेन से की थी। कलाम से पहले भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ट्रेन से यात्रा करने का रिकॉर्ड बनाया था। 25 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली से ट्रेन पर सवार होकर कानपुर में स्थित अपने पैतृक गांव परौख आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव की यात्रा करने के बाद राजधानी लखनऊ की यात्रा भी ट्रेन से ही करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति को लेकर आने वाली स्पेशल ट्रेन में क्या क्या खास होगा और कैसी रहेगी सुरक्षा। ट्रेन से कानपुर आएंगे राष्ट्रपति कोविंद। स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आएंगे कोविंद। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी स्पेशल ट्रेन। दिल्ली से कानपुर आएगी स्पेशल ट्रेन। कानपुर के 2 स्टेशनों पर रुकेगी ये स्पेशल ट्रेन। झींझक और रूरा स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन। दोनों स्टेशन राष्ट्रपति के गांव के नजदीक हैं। अपने पैतृक गांव परौख जाएंगे राष्ट्रपति। ट्रेन में राष्ट्रपति की रहेगी पूरी सुरक्षा। काफिले में 40 से 50 अफसर साथ रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लेकर गांव तक सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के साथ दौरे पर आ रहे अफसरों के रहने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन यात्रा करके एक बार फिर से बचपन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की अपनी यादों को ताजा करेंगे और इसके साथ ही देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बाद वो पहली बार अपने गांव में 3 दिनों तक रुके। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद भी धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। यूपी के तमाम शहरों से धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सख्ती के बाद भी लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं बरगलाकर तो कहीं लालच और धोखा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी तरह से कई लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के एक नहीं कई मामले सामने आए हैं। वाराणसी के चौबेपुर थाने के अमौली गांव में अमित मौर्य नाम के एक व्यक्ति ने अपने दस्तावेजों में अपना धर्म बदल लिया। पुलिस को मामले की भनक लगने के बाद जांच शुरू की गई तो पता चला कि अमित अपने घर वालों के साथ रहता ही नहीं है। सहारनपुर में धर्म परिवर्तन मामले को लेकर नगला थाना क्षेत्र के गांव शीतला खेड़ा के प्रवीण का नाम भी सामने आया है, लेकिन प्रवीण और उसके परिजन इसका विरोध कर रहे हैं। प्रवीण का कहना है कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, उसके कागजात और फोटो का दुरुपयोग किया गया है। प्रवीण कुमार का साफ कहना है कि उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया। ये तस्वीरें हैं बिजनौर की, जहां ईसाई मिशनरी समाज के लोग बिजनौर के छोटे से गांव शिकारपुर में चोरी छिपे बाइबल का पाठ पढ़ाते नजर आए। जैसे ही इसकी भनक हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने इसका विरोध कर मौके पर पुलिस को बुलाया, जहां पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। हमने पहले भी कहा था, या तो कानून और संविधान से डर करके काम करो। यदि कानून और संविधान से डर करके नहीं रहोगे तो हमारे भी हाथ खुले हुए हैं।
हम भी कुछ भी करेंगे, लेकिन इस हिंदू समाज को टूटने नहीं देने के, इसे बर्बाद नहीं होने देने के। तो वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी श्यामपुरी में एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर 1-2 नहीं बल्कि 3 युवतियों को अपना शिकार बनाया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सूचना पर हिंदू संगठन के लोग आरोपी के घर पुलिस को लेकर जा धमके। घर से पुलिस ने एक युवती को बरामद किया है कि आरोपी वसीम उर्फ मोनू के बारे में पता चला कि वो जम्मू कश्मीर में रहकर कपड़े का काम करता है। हमारे वार्ड में मोनू पुत्र यासीन, जिसका दूसरा नाम वसीम है, वो एक लड़की से शादी करके लाया है। वो मेरे घर पर उसके कागज़ बनवाने के लिए लेटर पैड पे लिखवाने लाया था कि ये लड़की यहाँ पर निवासी है। जब मुझे इस मामले में ज्ञात हुआ तो मैंने उससे पुराना आधार कार्ड मांगा। उसकी माताजी हमारे घर से वो लिखवा के ले जा चुकी थी। मैंने कहा मुझे पुराना आधार कार्ड, वो कहने लगा हम घर से भेज देंगे। कई बार फ़ोन करने के बाद मुझे आधार कार्ड नहीं मिला। जब मेरे द्वारा आज ज़्यादा दबाव बनाया गया तो उन्होंने मुझे किसी से पता लगा ये लड़की हिंदू संप्रदाय से संबंध रखती है। पूर्व में भी ये लड़का 2 हिंदू लड़कियां भगा के ला चुका है। जो मेरा छोटा भाई है वसीम, वो कुछ टाइम पहले एक लड़की है अंजलि नाम की, उसको लेकर आ गया था। इनकी कुछ मुझे इस बात का कभी भी मतलब ये नहीं पता लगा कि ऐसा कुछ था। तो इसके भाई की कॉल आई मेरे पे, जो लड़की अंजलि है, उन्होंने मेरे से बोला कि क्या आपके भाई का नाम मोनू है? मैंने कहा हाँ जी मेरे भाई का नाम मोनू है। क्या लगे आपका भाई मेरी बहन लेकर चला गया है यहाँ से। मैंने कहा जी वो तो जम्मू बता कर गया है यहाँ से। कह रहे नहीं उसका नंबर नहीं मिल रहा है और आप उससे बात करो। फिर मैंने उसके नंबर पर बात करी तो उसका नंबर चालू था। उसने कहा कि नहीं मैं जम्मू से वापस आ रहा हूँ, मैं जम्मू नहीं गया था, जो कि वो झूठ बोल रहा था मेरे से। हाँ जी, ये मोमडन लड़का है, मोनू नाम रखा हुआ है अपना, और ये झांसी साइड से अंजलि नाम की लड़की को भगा के लाया है। उसी मैटर में हमें पता चला कि ऐसे ऐसे भाई मोमडन के यहाँ हिंदू लड़की आई है। जैसे ही हमें पता चला तो हम अपनी बहनों को लेकर पहुँचे घर और लड़की से बात की। हाँ जी, लव जिहाद का मैटर है। लड़की हम किसी कीमत पे नहीं देंगे, हिंदू लड़की है, लड़की हमें ही मिलनी चाहिए। और ये तीसरी लड़की भगा के ले गया, पहले से एक पूरे से भगा के ले गया, और ये लड़का क्रिमिनल है। तो वहीं नोएडा में धर्म परिवर्तन का मामला भी सामने आया है। परिवार का मानना है कि दर्श सक्सेना ने अपना नाम बदलकर रिहान अंसारी कर लिया है। साल 2018 में जब दर्श घर छोड़कर गया तो उसकी उम्र 17 वर्ष थी। दर्श सक्सेना के गायब होने की रिपोर्ट साल 2018 में नोएडा के फेज 2 थाने में भी दर्ज है। धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 2 दिन से दर्श की मां से संपर्क किया और मदद का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली